19 जुलाई 2022। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बोलता है कि क्या क्या की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आई होप सबके पास बुक्स होंगी अब। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। ये नहीं तुरंत तुरंत सब चीजें हो जाएंगी, धीरे धीरे चीजें होती हैं। सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को जानना है और मैक्रो इन्वायरमेंट को जानना है। फिर उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। पेपर नंबर 3 है या पेपर नंबर 4 है? 4 है, ठीक है जी। पेपर नंबर 4 है। 25 मार्क्स की इकोनॉमिक्स, 25 मार्क्स की बिजनेस इन्वायरमेंट। क्वेश्चन आएंगे 35। माइक्रो मैक्रो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है, ठीक है जी। सेकंड चैप्टर अभी नहीं करेंगे, थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आज पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स। पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। 50 मार्क्स का पेपर है, 35 क्वेश्चंस आएंगे और पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब बच्चे रिवीजन कर रहे हो? प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, रिवीजन कर रहे हो? क्वेश्चन मुश्किल भी आते हैं एमसीक्यू में, क्वेश्चन इजी भी आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी भेज रही हूँ और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी भेज रही हूँ। जूम वाले सबके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं? यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। सॉल्व हो रहे हैं? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन से हमारा इन फ्यूचर पाला पड़ेगा। क्लियर? वो इंस्टीट्यूशन क्या है? वो इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग। नाम तो सुना होगा आपने, नीति आयोग। नीति आयोग के बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, फिर है सिक्योरिटीज सेबी, फिर उसके बाद है आरबीआई, आरबीआई के बाद है आईबीबीआई, आईबीबीआई के बाद है एनसीएलटी और एनसीएलटी के बाद है एनक्लैट। ठीक है, ये तीनों आज हम खत्म करेंगे। क्लियर? ये तीनों आज हम खत्म करेंगे, बस आज हमने सिर्फ ये तीनों पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये चारों पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि टाइम है तो मैं एक और ले लूंगी, अदरवाइज हम ये तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, अब नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नाम है? जूम वाले भी बोलेंगे, नाम क्या है? अरे जूम वालों बोलो, क्या नाम है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस होता है? इंसॉल्वेंसी और बैंक करेंसी में क्या डिफरेंस होता है? जल्दी बोलो। इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्ट में क्या फर्क होता है? जल्दी बोल बेटा, सुना है इंसॉल्वेंट और बैंक करप्ट? हाँ जी, एक सेकेंड। हेलो,
माखन माखन को बड़ा लग रहा था। हाँ जी। हाँ, ठीक है वो। हाँ, ठीक है तो आप अपने हिसाब से मैनेज करके लिख देना। हाँ, पर बना बहुत सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ, राइम राइम ठीक है, उसकी लैंग्वेज ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो वो चांद में आप चांद बना देना। हाँ, कोई नहीं वो तो इतना, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप देख लेना, इतना तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा, क्योंकि दिख बहुत सुंदर है, पिकॉक का जो वो है ना, वो तो फेदर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। हाँ, अच्छा, कोई हम्म, चलो आप ना कर लो, मैं क्लास ले रही थी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को बता देना, मैं पेमेंट कर दूंगी और वी फास्ट भी मैं करा दूंगी। हाँ नहीं, वो जो प्रिंट वाले को देना होगा ना पेमेंट, वो आप मेरे को बता देना ना, अगर पेटीएम ही हो जाएगा डायरेक्ट तो मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, बाय। चलो बैक टू टॉपिक। आईबीबीआई और बैंक करप्सी बता रहे थे। हाँ बेटा बोल, क्या कह रही थी? जिनकी लाइबिलिटी ज्यादा होती है एसेट से, उनको उनको तो बैंक करप्ट किसको बोलते हैं? हाँ, बताओ भैया, इंसॉल्वेंट और बैंक करप्ट में फर्क क्या होता है? हाँ जी। हाँ, अच्छा, और बैंक करप्ट कौन होता है? अच्छा, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ। जूम में कोई बोलना चाहेगा बैंक करप्ट और इंसॉल्वेंट में क्या फर्क होता है? हाँ, सही बात बोली है इसने। इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट में सिर्फ यही फर्क होता है, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट का मतलब होता है मेरा दिवालिया निकल गया है, जो विजय माल्या ने बोला था। ठीक है, कि भैया मेरे पास तो पैसा है नहीं और ना ही मैं पैसा दे सकता हूँ। तो इंसॉल्वेंट, मेरे से आपने पैसे लिए या मैंने आपसे पैसे उधार लिए और आपको मैंने बोला 3 मंथ्स के अंदर मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। आपने बोला मैम पैसे, मैंने कहा है ही नहीं, ले लो जहां से ले सकते हो। अरे मैम पैसे तो दे दो, बड़ी मेहनत से कमाए थे। अरे जा ले लेना, है ही नहीं मेरे पास। विजय माल्या ने भी तो यही बोला, जाओ ले लो, है ही नहीं। सरकार कहाँ से लेगी? है ही नहीं भैया, जितने का उसने लोन लिया, ना सिक्योरिटी दी ना कुछ दी। जब भी हम किसी भी चीज पे लोन लेते हैं, ध्यान से समझना, ये काम आगे नेशनल इनकम में आएगा। किसी भी चीज पे हम जब लोन लेते हैं, मैंने अपनी गाड़ी पे लोन लिया, गाड़ी को गिरवी रख के, घर को गिरवी रख के, या किसी भी चीज को गिरवी रख के, क्या उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी? उस टाइम वो 10 रुपए की चीज पे मैंने लोन लिया, इन फ्यूचर भी उसकी वैल्यू 10 रुपए रहेगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी, इसी वजह से तो लोन रिकवर नहीं हो पाता। और हम जैसे हिंदुस्तानी बोलते हैं हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, जाओ कर लो जो कर सकते हो। आपने बोला मैम पैसे तो दे दो, मैंने बोला इंसॉल्वेंट हो गए, है ही नहीं मेरे पास पैसे, निकाल लो जहां से निकाल सकते हो। अब आप परेशान, आपने बोला मैम मैं आपको बैंक ले जाऊंगा, वो सॉरी कोर्ट ले जाऊंगा। ले जा, मैं थोड़ा डरती हूँ किसी से, मैं तो अंडरग्राउंड हो जाऊंगी। कोर्ट के पास गई, कोर्ट ने बोला कि आपने पैसे ले रखे हैं, पैसे दो। मैंने कहा सर है ही नहीं पैसे, जितने थे सब खर्च हो गए, मैं कहाँ से दूं, ये रही मेरी प्रॉपर्टी, ये रही मेरी एसेट, निकाल लो। लोन लिया 10 रुपए का, एग्जाम्पल है, छोटा अमाउंट ले रही हूँ, लोन लिया 10 रुपए का, जिस एसेट पे लिया उसकी वैल्यू आज हो गई 6 रुपए,
फिर भी 4 रुपए का नुकसान तो हुआ, पर आपके लिए वो 4 रुपए बहुत बड़े हैं। मैंने वो 100 करोड़ रुपए, रकम बड़ी, 100 करोड़ का लोन दिया आपने, 500 करोड़ का लोन दिया आपने, अब बड़े हैं, है ना। उसमें से 100 करोड़ में से मैंने सिर्फ और सिर्फ कितने दिए, 40 लाख रुपए दिए, बाकी का निकाल लो जहां से निकाल सकते। ऐसे कैसे मैम, ऐसे ही होता है, विजय माल्या का यही केस था। बैंक करप्ट, जब बैंक को पता चला कि भैया इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये दे ही नहीं सकता, तो बैंक लीगली क्या बोलेगा कि ये क्या हो गया है, बैंक करप्ट। जब तक हम कोर्ट में नहीं जाते, जब तक हम कोर्ट में नहीं जाते, हम डिक्लेयर होते हैं इंसॉल्वेंट। जैसे ही हमारे पास लीगल प्रोसेस अप्लाई हो जाता है, हम क्या हो जाते हैं, बैंक करप्ट। अब हुआ क्या था, कहानी बहुत ध्यान से सुनना। कंपनीज एक्ट 1956 की तहत, कंपनीज एक्ट 1956 की तहत बैंक करप्सी इज द केस। कंपनी अगर बैंक करप्ट हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, तो ये कोर्ट का केस था। कौन से कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्या, केसेस इंसॉल्वेंसी के बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, इंक्रीज होने लगे। कंपनीज एक्ट, ध्यान से सुनना जो मैं समझा रही हूँ, 2013 के तहत सरकार ने बोला जी कंपनी के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और डिस्प्यूट भी कौन से, सिर्फ सिविल नेचर के, क्रिमिनल नहीं, सिर्फ सिविल नेचर के, हम किसके पास जाएंगे, एनसीएलटी के पास। किसके पास जाएंगे, ठीक है जी। अगर एनसीएलटी में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो एनक्लैट के पास, अगर एनक्लैट के पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट के पास। अब एनसीएलटी के पास भी इंसॉल्वेंसी के बहुत केसेस आने लगे। अब एनसीएलटी क्या क्या देखे, डायरेक्टर का डिस्प्यूट देखे, इंसॉल्वेंसी देखे, जिसको देखो कह रहा है मेरा दिवालिया निकल गया। तो एनसीएलटी ने भी, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला अब इंसॉल्वेंसी के लिए भी मुझे क्या लाना है, अलग से कोड लाना है, मतलब अलग से कोर्ट लाना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी इंसॉल्वेंसी की, वो एनसीएलटी के पास नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट किसके पास जाएगी, इंसॉल्वेंसी के पास जाएगी। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनसीएलटी। व्हाट इज एनसीएलटी? एनसीएलटी इज नथिंग, इट इज अ कोर्ट just like district court. It behave like a normal court, but फर्क ये आता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी के डिस्प्यूट्स होते हैं, और वो भी किसके नेचर के, सिविल, क्रिमिनल के नहीं होते। ये कहानी मैम कहाँ लिखी है, आप अपने आप बना रहे हो? नहीं जी, ये सारी कहानी लिखी है सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। जब कंपनीज एक्ट 1956 थी, कंपनी ज्यादा बनने लगी, जितने ज्यादा घर में लोग उतनी ज्यादा लड़ाइयां, जितनी ज्यादा कंपनी उतने ज्यादा डिस्प्यूट। ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नॉर्मल केसेस भी देखे, कंपनी के केसेस भी देखे, क्या क्या देखे। किस वजह से, हमारे इंडियन लीगल सिस्टम ने बोला कि हमें एनसीएलटी की जरूरत है। जब मैं सीएस पढ़ रही थी तब ये सुनने में आया था कि एनसीएलटी आएगा 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 आएगा, आते 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 नहीं आया। जब मैं क्वालिफाई हो गई उसके बाद आया। ठीक है, तो इंडियन लीगल सिस्टम में इरादी कमेटी ने बोला कि हमें किसकी जरूरत है, एनसीएलटी की। एनसीएलटी इज सेम लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इज इट क्लियर? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनसीएलटी। पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन, एनसीएलटी की फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट। क्या होता है, कोर्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 408, पेपर का क्वेश्चन, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब मैम ये आया कब? ये आया है 1 जून 2016 में।
कब आया है? 1 जून 2016 में। इन द फर्स्ट फेज ऑफ MCA। इसको मैम चलाता कौन है? एनसीएलटी के केसेस कहाँ जाते हैं? MCA में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, MCA पढ़ेंगे। मैम ये कैसे चलता है? इसके अंदर 11 बेंचेस होते हैं। बेंच मतलब टेबल चेयर नहीं, बेंच। जब भी कोई केस लड़ता है तो हमेशा याद रखना, कोर्ट के अंदर क्या होती हैं? बेंचेस। बेंचेस मतलब होते हैं लोग। और हमेशा पेपर का क्वेश्चन, ये लोग ऑड नंबर में होते हैं, इवन नंबर में कभी नहीं होते। या तो 1 बेंच होगी, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 11। अभी तक मैक्सिमम 25 बेंचेस बैठ चुकी हैं। ठीक है? और एनसीएलटी में कितने बेंचेस होती हैं? एनसीएलटी में 11 बेंचेस और एक प्रिंसिपल बेंच होती है, मतलब एक हेड बेंच होती है। तो एनसीएलटी कहाँ पे है? हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? अब मैम ये 11 बेंच कैसे याद करें? क्रिकेट टीम याद है आईपीएल की? सारी वही है। देखो, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता। चेन्नई है तो सही, शाहरुख खान की। फिर किसकी है? धोनी की। मुंबई, हैदराबाद है। बेंचेस जो हैं, जगह जहां जहां पे केसेस लड़े जा सकते हैं। ठीक है? 11 बेंचेस हैं। ठीक है? न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली होगी तो मुंबई होगी। जहां मुंबई आ गई वहां पे कोलकाता आ गई, कोलकाता आ गई हैदराबाद। पंजाबी कैसे पीछे छूट सकते हैं? चंडीगढ़, चंडीगढ़ के साथ चेन्नई, चेन्नई के साथ बेंगलुरु। कोई बची है? नहीं नहीं, कोई क्रिकेट टीम बची है? नहीं है, खत्म है नहीं ना। इसमें 11 बेंचेस में राजस्थान नहीं है। ठीक है? तो बताओ कौन कौन सी क्रिकेट टीम है, काउंट करो। दिल्ली, मुंबई, मुंह से बोलो। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, चंडीगढ़, हैदराबाद, अहमदाबाद। कितनी हो गई? 10 काउंट करी है तुमने? मैंने तो 8 काउंट करी है। 8 काउंट करी है मैंने तो। अरे बेटा, सिर्फ मैं क्रिकेट टीम की बात कर रही हूँ। व्हाट इज नॉट ए क्रिकेट टीम? क्रिकेट टीम कितनी है इसमें, काउंट करो, जल्दी काउंट करो, मुझे बताओ जूम वालों, कितनी क्रिकेट टीम है इसमें? एक तो मुंबई हो गई, एक दिल्ली हो गई, एक अहमदाबाद हो गई, एक बेंगलुरु हो गई, एक चेन्नई हो गई, एक हैदराबाद हो गई, एक चंडीगढ़ हो गई, और एक कोलकाता हो गई, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है? 8। कितने बची? 3, 11। मैच नहीं आता तेरे को? 11 माइनस 8। न्यू दिल्ली भी तो है, नालायक से। हाँ सही तो है, सही तो बोल रही है वो, न्यू दिल्ली भी तो है। 9। ठीक है, 9 हो गई, 9। कितनी बची? 2। कौन कौन सी? एक तो गुवाहाटी और एक इलाहाबाद। एक तो गुवाहाटी और एक इलाहाबाद। ठीक है? तो 11 याद हो गई? याद हो गई? कोई ऐसा बच्चा जिसको याद नहीं हुई हो? जूम में कोई ऐसा बच्चा जिसको याद नहीं हुई हो? इसके अंदर इसको जज करने के लिए एक प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट। और 16 जुडिशियल मेंबर होते हैं। जुडिशियल क्यों? जब भी हमारा लॉ चलता है, हमेशा याद रखना, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आता है लेजिस्लेटिव, फिर आता है एग्जीक्यूटिव, फिर आता है जुडिशियल। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो क्या, हाँ, जो इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशियली जो डिस्प्यूट सॉल्व करता है। अब ये बताओ कि एनसीएलटी किस लिए है? लॉ बनाने के लिए, लॉ एग्जीक्यूट करने के लिए, या डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए? तो यहाँ पे कौन से मेंबर्स होंगे? जुडिशियल मेंबर्स। कितने? और कितने जुडिशियल मेंबर है? 16। कितने टेक्निकल मेंबर है? 9। ठीक है? एनसीएलटी इज द आउटकम ऑफ
इरादी कमेटी। आउटकम ऑफ एनसीएलटी को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन लीगल सिस्टम 2002 में, मतलब 2002 में बात हुई थी कि एनसीएलटी लानी है। एनसीएलटी आई कब? 1 जून कितने साल बाद? हिसाब लगाओ, कितने साल बाद? 14 साल बाद। और अभी तक कितने साल हो गए एनसीएलटी को आए हुए? 6-8। 2016 में आई थी, 2022 चल रहा है, ठीक है। Due to litigation, NCLT which went over 10 years, it was notified under the Companies Act 2013. It is quasi judicial authority. ये लाइन का मतलब समझ आया है? क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी मतलब इसका काम है डिस्प्यूट को सॉल्व। ये कौन से डिस्प्यूट डील करती है? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। और वो नेचर के क्या होने चाहिए? सिविल नेचर। क्रिमिनल डिस्प्यूट, एक डायरेक्टर ने दूसरे डायरेक्टर का खून कर दिया। सिविल मतलब एक डायरेक्टर ने दूसरे डायरेक्टर के शेयर्स खरीद लिए जबरदस्ती, हरास कर दिया जबरदस्ती। सिविल जिसमें आपकी बॉडी को हार्म नहीं हो रहा, आपके मेंटली इमोशनल हार्म हो रहे हैं, ठीक है। आपको असॉल्ट किया, तेरे को धमकी दे दी, मैं तेरे को मार दूंगा, और मारा है। टेक्निकल मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं, जिनको लॉ की नॉलेज है, जिनको फाइनेंस की नॉलेज है, जिनको अकाउंट्स की नॉलेज है, कोई भी टेक्निकल, या फिर रिटायर्ड जज भी टेक्निकल मेंबर्स हो सकते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ एनसीएलटी, जैसे ही एनसीएलटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैज प्रिजर्व्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ एनसीएलटी। एनसीएलटी एक नॉर्मल कोर्ट की तरह काम करती है, और ध्यान रखना एनसीएलटी जो डिसीजन देती है उसको हम क्या बोलते हैं? अवार्ड। उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? अवार्ड। एनसीएलटी क्या करती है? असिस्ट इन रिजॉल्विंग अ सिचुएशन, रेक्टिफाई करती है अगर कोई कॉर्पोरेट लगा हो या फिर गलत अमाउंट। मेरे को अमाउंट कुछ और देना था, मैंने दे कुछ और दिया। सरकार ने मांगा था इतना टैक्स और मैंने टैक्स कम दे दिया, मेरे पे पेनल्टी लगेगी? मेरे को एनसीएलटी में लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस की। ट्रिब्यूनल इज नॉट रिक्वायर्ड, ध्यान से सुनना ही लाइन, ट्रिब्यूनल इज नॉट रिक्वायर्ड टू adhere to serve rules with respect to appreciation of any evidence or procedural law। अपनी बन बनाई बातों पे कोई भी फोकस नहीं करेगा, जो सेक्शन 8 पे लिखा है वो ही फॉलो होगा। एनसीएलटी क्या क्या काम करती है? सपोज करो आपने एक कंपनी रजिस्टर करी है, आई, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, नए नए कंपनी सेक्रेटरी बने हो, आपका फोकस है प्रैक्टिस में आना। प्रैक्टिस में आपको क्लाइंट चाहिए, मैंने बोला मैं तुझे 1 लाख देने को तैयार हूँ, मेरी कंपनी बना दे। आप कहोगे डॉक्यूमेंट, मैं कहूंगी फर्जी, ऐसा ही होता है, मैं कहूंगी फर्जी। आप कहोगे 1 लाख नहीं 1.5 लाख मैं बना दूंगा, मेरे पास मेरे और क्लाइंट के फर्जी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। 1.5 लाख, मैंने कहा चल ले ले, क्योंकि मुझे मनी को ट्रांसफर करने के लिए कंपनी बनानी है, रन करने के लिए नहीं। कंपनी आइडल रहेगी, मुझे सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए कंपनी बनानी है। आप कंपनी सेक्रेटरी, नया नया बिजनेस चाहिए, आपने कहा मैं बना दूंगा। एनसीएलटी को पता चल गया कि ये कंपनी सेक्रेटरी ने जो ये कंपनी बनाई है, कंपनी सेक्रेटरी का तो जो होगा सो होगा, ये जो कंपनी है ये सही रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं बनी। बनी थी सही रूल्स एंड रेगुलेशन से? क्या डॉक्यूमेंट सही थे, चेक थे, सेम पर्सन के थे कि या फिर फेक थे? एनसीएलटी के पास पावर है, वो उस कंपनी को तुरंत बंद कर सकती। सबसे पहला चीज, ठीक है, registration of companies. The new Companies Act 2013 has enabled the question the legitimacy of the companies because specific procedure error during incorporation and registration. NCLT is empowered in taking several steps from cancelling the registration of company to dissolving any company. The tribunal could render the liability or charge of the member to unlimited
With this approach, NCLT can deregister any company in specific situation when registration certificate has been obtained by wrongful manner or illegal mean under section 7 of कंपनीज एक्ट 2013। मैम आप कैसे हमारी कंपनी बंद कर सकते हो? कहाँ लिखा है? लिखा है सेक्शन 7 में लिखा है कि अगर आप कोई भी फ्रॉड कंपनी गलत तरीके से बनाते हो, कोई भी कंपनी इलीगल मैनर से बनाते हो, बिना परमिशन के बनाते हो, आपकी कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हैं। कौन? कोर्ट या एनसीएलटी? एनसीएलटी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये सारे सिविल नेचर के शेयर्स हैं, किसी का खून खराबा नहीं हो रहा इसमें। मैंने आपको शेयर ट्रांसफर करने थे कि भैया तुम मुझे पैसे दे, मैं तुझे शेयर्स दूंगी। तुमने मुझे पैसे दे दिए, मैंने शेयर इन ट्रांसफर किया, लालच। मैंने कहा कहाँ है प्रूफ? हाँ, तुमने कहा यार पैसे तो ले लिए, शेयर तो दे दे। क्या ये ग्रीवेंसेस हो गए? डिस्प्यूट हो गया? तुमने कहा मैं कोर्ट में ले जाऊंगा। मेरे पास पैसे ट्रांसफर की रिकॉर्ड है, मैं तुम्हें कोर्ट पे लेके जा सकता हूँ। एनसीएलटी बोलता है कि अगर वो कोई ग्रीवेंसेस मतलब डिस्प्यूट सुनती है, रिजेक्शन ऑफ कंपनी इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, या तो शेयर्स या तो सिक्योरिटीज, अंडर सेक्शन 58 एंड 59 ऑफ द एक्ट, वेयर एट आउटसाइड वेयर अंडर द प्रीव्यू ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। पहले क्या होता था, जब हमारे पास एनसीएलटी नहीं थी तो कंपनी किस में जाती थी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पर कंपनी को एज अ एडवाइजरी किससे सजेशन लेनी पड़ती थी? सीएलबी से कंपनी लॉ बोर्ड से। कंपनी लॉ बोर्ड कोई डिसीजन नहीं देती थी, सिर्फ एज अ एडवाइजर हेल्प करती थी। जैसे आपको पापा से कुछ पूछने जाना है, आप एडवाइस किससे लेते हो? भाई बहन से लेते हो ना, तो वो क्या हुए आपके? कंपनी लॉ बोर्ड। क्या वो डिसीजन सुनाते हैं? वो सिर्फ हेल्प करते हैं। नहीं, अब सिर्फ एनसीएलटी, क्योंकि अब हमें कोर्ट पे थोड़ा ना जाना है, हमारे पास है राइट। ठीक है, अब कंपनी लॉ बोर्ड नहीं है, डिसॉल्व हो गया है। गोइंग बैक टू 1956, अगर मैं कंपनीज एक्ट, जब अपनी बात करूं, कंपनीज एक्ट 1956 में सिर्फ और सिर्फ इन द केस ऑफ ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ शेयर्स एंड डिबेंचर्स की बात होती थी। कोई भी डिस्प्यूट शेयर्स या डिबेंचर्स पे होता था तो मैं कंपनी लॉ बोर्ड के पास जा सकती थी। पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जितनी भी सिक्योरिटीज है, बिटकॉइन, क्रिप्टो, जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, अगर उनमें भी कोई डिस्प्यूट होता है तो मैं एनसीएलटी के पास जा सकती। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 58 to 59 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कितने सेक्शन पढ़ लिए? गवर्नमेंट कंपनी को केस करेगी, कंपनी के पास पहले लेटर भेजेगी, अगर कंपनी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया तो एनसीएलटी में है ना। कंपनी का कोई भी डिस्प्यूट जिसपे उसकी राइट्स प्रिविलेजेस हर्ट हो रही हैं तो कहाँ जाएगा वो केस? एनसीएलटी। ठीक है, बताओ कितने सेक्शन याद हो गए? सेक्शन 400, सेक्शन 7 सेक्शन 58 एंड 59 डिपॉजिट्स। चैप्टर 5 याद रखना, चैप्टर 5 डील विद द डिपॉजिट और उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन। कंपनी लॉ बोर्ड वाज द प्राइम अथॉरिटी फॉर टेकिंग अप द केसेस अंडर सेट चैप्टर। नाउ सच पावर अंडर चैप्टर 5 हैज बीन वेस्टेड विद एनसीएलटी। पहले कौन संभालता था इसको? कंपनी लॉ बोर्ड। अब कौन संभालता है? एनसीएलटी। द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिट अंडर द कंपनीज 2013 were notified prior to the inception of the NCLT. Unhappy depositor now have a remedy of class action suit for seeking remedy for the omission and act on part of the company that impact their right as a depositor. मैं हूँ, मैंने कंपनी में डिपॉजिट करा किसी भी फॉर्म में, मैंने ग्लोबली कोई शेयर खरीदा या मैंने कोई भी XYZ IPO में इन्वेस्ट करा, क्या मैं डिपॉजिटर हुई? हुई कि नहीं हुई?
डिस्प्यूट हुआ, किसके पास जाऊंगी? कंपनी लॉ बोर्ड के पास या फिर एनसीएलटी के पास? कहाँ लिखा है? चैप्टर 5 कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ठीक है, अगर आप कंपनी में एम्प्लॉय हो, वो वाली मूवी देखी है आपने, हर्षद मेहता? देखी है? नहीं देखी, सीरीज जो भी है। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो और आपको लग रहा है आपकी कंपनी में घपला हो रहा है, आप 100 मेंबर्स के साइन लेके एनसीएलटी को उनकी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। उसके बेसिस पे एनसीएलटी इन्वेस्टिगेट करेगी। एनसीएलटी के पास पावर टू इन्वेस्टिगेट है। पहले 200 लोग होते थे, पहले कितने होते थे? अब कितने हैं? 100। ऐसे थोड़े, बाहर के लोग भी अलाउड है, जितने भी लोग कंपनी के अंदर, वही मैं बता रही हूँ, अगर कंपनी के अंदर 100 लोग नहीं है, कंपनी से रिलेटेड तो लोग होंगे, को दिक्कत हो रही होगी, भैया यहाँ तो घपला हो रहा है। एक बात बताओ, अगर आपने हर्षद मेहता की सीरीज देखी है, किसी ने आके इन्फॉर्मेशन दी थी? तभी तो पता लगा था 500 करोड़ का घपला हुआ है, अपने आप नहीं पता चला था, किसी ने इंफॉर्मेशन लीक आउट करी थी। तो वो 100 लोग खाली कंपनी के नहीं हो सकते। मोरओवर इफ द पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड टू कंपनी, वो भी उस एप्लीकेशन को साइन कर सकता है। एन इन्वेस्टिगेशन विच इज ऑर्डर बाय एनसीएलटी कुड बी कंडक्टेड विद इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। The provision are drafted for offering seeking help from court, investigation agencies and foreign countries. अगर विजय माल्या बाहर भाग गया है तो ये नहीं उसको छोड़ देंगे, हम बाहर की सरकार के साथ मिलके उस पे इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। हाँ, कंपनीज एक्ट का पूरा बेयर एक्ट है, पूरा पढ़ना है, पढ़ क्या सकते हैं, एग्जीक्यूटिव में पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ना है, A to Z सब पढ़ना है। डायरेक्टर, मीटिंग, सिक्योरिटी, शेयर्स, एग्जीक्यूटिव में यही पढ़ना है, सारे लॉज ही पढ़ने हैं। ठीक है। फ्रीजिंग एसेट ऑफ कंपनी, अगर जैसे मैंने कंप्लेन करी आपकी कंपनी के लिए, 100 मेंबर्स के साइन करा दिए, एनसीएलटी क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर इन्वेस्टिगेट करते समय एनसीएलटी को जरा सा भी लगा कि जरा सा भी घपला है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो क्या होगा? एसिड को फ्रीज कर देगी। फ्रीज मतलब वहीं पे ही लॉक कर देगी, ना कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है, ना कोई ट्रांजैक्शन आ सकती, ना जा सकती है, ना आ सकती। हमने सुना है कि पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जब प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? आपने सुना होगा पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। ये कंपनी पहले क्या थी? प्राइवेट कंपनी। अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है तो मैम एनसीएलटी कहती है सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 18 तक मैंने पूरा प्रोसेस दे रखा है। सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 18 तक मैंने पूरा प्रोसेस दे रखा है। मैम, मैं जो कंपनी कन्वर्ट कर रही हूँ पब्लिक से प्राइवेट, उसमें कुछ ऐसी कंडीशन है जो 13 से 18 में नहीं दे रखी। समझो, मैं जो कंपनी कन्वर्ट कर रही हूँ उसमें 13 से 18 के अंदर वो कंडीशन, वो पॉइंट नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूं? कुछ मत करो। एनसीएलटी बोलती है सेक्शन 459 पढ़ो, फॉर इम्पोजिंग स्पेसिफिक कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन एंड माइट सब्जेक्ट टू ग्रांटिंग अप्रूवल टू सच कंडीशन। क्लियर? कितने सेक्शन याद हो गए? सेक्शन 408, 11 बेंच, 1 प्रिंसिपल हेड, 1 प्रेसिडेंट, 16 जुडिशियल मेंबर्स, 9 टेक्निकल मेंबर्स,
यही पढ़ा है। सेक्शन 7(7) किसके बारे में बोलता है? रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के बारे में। सेक्शन 58, 59 किसके बारे में बोलता है? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के बारे में। हाँ जी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के बारे में। चैप्टर 5 किसके बारे में बोलता है? डिपॉजिट्स के बारे में। सेक्शन 12 से 18, 13 से 18 किसके बारे में बोलता है? पब्लिक से प्राइवेट। 4, 5, 4 + 5 4, 5, 9 किसकी बात करता है? अप्रूवल्स की। कोई सेक्शन बचा है? कोई सेक्शन बचा है? के अलावा 100 मेंबर्स के साइन चाहिए। ये बना लो, एनसीईआरटी के क्रक्स नोट्स हैं ये। 100 मेंबर्स के साइन चाहिए। इसके अलावा पहले कितने थे? 200 मेंबर। कितने थे? 200। डिपॉजिट में कंपनीज एक्ट 1956 के तहत डिपॉजिट कौन देखता था? कौन देखता था? पीएलबी। और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एनसीएलटी। क्लियर? क्लियर? पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट करने के लिए मुझे सेक्शन 13 से 18 के रूल्स फॉलो करने हैं, बट कुछ ऐसी कंडीशन है। प्राइवेट से पब्लिक तो आईपीओ ले आओ, और प्रॉपर प्रोसीजर पता चलेगा जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे। सेक्शन 459 बोलता है कुछ ऐसी चीजें जो इसके अंदर नहीं दे रखी, मुझे कोई एक्स्ट्रा अप्रूवल लेना है या कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए मुझे कौन सा सेक्शन दे रखा है? 459। टेक्निकल मेंबर्स। अच्छा, सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत शेयर्स एंड सिक्योरिटीज थी। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत शेयर्स सिक्योरिटीज भी थी। सिर्फ शेयर्स एंड डिबेंचर याद रखनी है ये सब चीजें। 11 बेंचेस के नाम लिखो जल्दी से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जल्दी लिखो। हेड ब्रांच कौन है? न्यू दिल्ली। ये पॉइंट्स हैं एनसीएलटी के। एनसीएलटी खत्म। चैप्टर हाँ चैप्टर 5मैम मैम एक बार सेकंड पॉइंट समझा दीजिए। कौन सा? ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज में प्रॉब्लम आती है तो कौन सा सेक्शन डील करेगा? सेक्शन 58 to 59। कंपनीज एक्ट 2000 के तहत सिर्फ शेयर्स और डिबेंचर की डीलिंग थी, पर कंपनीज एक्ट 2013 में सिक्योरिटीज भी पार्ट हो गई है।
ठीक है जी, ठीक है, डन डन। जूम वालों को भी समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, लिख लिया सबने? ये देख लो, ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है। प्लीज आप लोग कंपनी सेक्रेटरीज हो, आपको पता होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है। आपकी बुक में अभी जयपुर इंदौर वगैरह ऐड ऑन नहीं हुए हैं। जब ऐड होंगे तब मैं बता दूंगी। अगर बीच में कोई अमेंडमेंट आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एनसीईआरटी पेपर का क्वेश्चन, इनका ऑनरेबल प्राइम प्रेसिडेंट कौन है, लिख लो। पेपर में आ सकता है, करंट अफेयर में। इनका प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट होता है ना, नाम लिखो, चीफ जस्टिस रिटायर रामलिंगम सुधाकर। एनसीएलटी का प्रेसिडेंट का नाम, जहाँ प्रेसिडेंट लिखा है ना उसमें ब्रैकेट में लिख लो। क्लियर? भाई कहाँ है तेरा? हाँ, भाई भी आता है ना तुम्हारा? नहीं आता? कहाँ है? हैं? आप अलग आते हो? चलो, हो गया? प्लीज ये लिख लो आप लोग। 3 4 5, 5 बेंचेस बड़ी हैं, आप लोग लिख लो। बाई चांस अमेंडमेंट आएगी तब मैं करा दूंगी, पर पता होना चाहिए, ठीक है। कुटक, जयपुर, कोची, अमृतवती एंड इंदौर, ये 5 और इंक्रीज बेंचेस हुई हैं। जूम वालों को भी दिख रहा है? मैं लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ पढ़ाऊंगी, क्लियर? Yes, ma'am. पढ़ लो। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एनसीईआरटी सेक्शन 408 1 जून 2016 में 11 बेंचेस, एक प्रिंसिपल बेंच, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। हेड जो करा जाता है वो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का नाम है रामलिंगर सुधाकर। 16 जुडिशियल मेंबर, 9 टेक्निकल मेंबर, 4 बेंचेस, कुटक, जयपुर, कोची, अमृतवती, इंदौर हैज बीन सेट अप एंड न्यू मेंबर हैव ज्वाइंट। ठीक है, क्लियर? क्लियर? बोलो। न्यू दिल्ली लिख ली? 10 बैटरी है। एक 11 न्यू दिल्ली को मिला के है, उसमें लिखा है 10 बेंचेस है, जिसमें से जो मेन बेंच है वो कौन सी है? न्यू दिल्ली। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही दे रखी है। एक हेड हो गई ना? हाँ, वो न्यू दिल्ली, उन्होंने बोला है कि 11 बेंच है, ठीक है। 11 बेंच है जिसमें से 10 बेंच इंक्लूड्स न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस भी है। क्लियर? यहाँ तक एनसीएलटी क्लियर है? अब मेरे को आगे कहानी सुनो। एनसीएलटी ने आपको कोई डिसीजन दिया,
कंपनी के डिस्प्यूट में, आपके फेवर में नहीं था। ध्यान से सुनना जो मैं शब्द यूज करूंगी, आपके फेवर में नहीं था। क्या आप इसके लिए सेकंड जगह जाओगे? उस सेकंड जगह को क्या बोलते हैं? और ये है हमारी फर्स्ट अपील। क्या है ये? एनसीएलटी में अपील नहीं करी है, एनसीएलटी में हमने केस फाइल करा है। अपील, फर्स्ट अपील किसके पास जाएगी? एनक्लैट। किसके पास? और एनक्लैट का सेक्शन क्या है? 410। क्या है? 410 बोलता है 1 जून 2016 को मैं आया हूं, बोलता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स एनसीएलटी आपके फेवर में नहीं लेके आई, आप मेरे पास आ सकते हो। यहां तक क्लियर है? कंपनी बनी, कौन कौन से केसेस का रिजॉल्व होता है यहाँ पे? जल्दी बताओ, एनसीएलटी में कौन कौन से केसेस रिजॉल्व होते हैं? जल्दी बोलो। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, एनसीएलटी, ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं? जल्दी बोलो। बेटा कौन कौन से पॉइंट थे? रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट और शेयर सिक्योरिटीज और कन्वर्टिंग और पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, अप्रूवल, अप्रूवल कौन सा अप्रूवल? फ्रीजिंग। कितने पॉइंट्स थे ये बताओ? 6। ये 6 के 6 किसके पास जाएंगे? क्या इसमें कहीं पे इंसॉल्वेंसी का पॉइंट है? फ्रीज को एसिड किया है। मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारा दिवालिया निकल गया है, मैंने तुम्हारे चीजों पे फ्रीज कर दिया है। एनसीएलटी कब आई थी? पहले 1 अक्टूबर 2016 से पहले एनसीएलटी के अंदर इंसॉल्वेंसी भी था। ध्यान से सुनना, जब तक आईबीबीआई नहीं आई थी, इंसॉल्वेंसी का केस कौन सॉल्व करता था? एनसीएलटी। अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होता, आपके अगेंस्ट केस आता, किसके पास जाएगा? एनक्लैट के पास अपील के लिए जाएगा। के पास जाएगा अपील के लिए। अब नहीं है 1 अक्टूबर 2016, अब किसके पास जाएगा? डायरेक्ट कंपनी डायरेक्ट एनसीएलटी के पास जाएगी या सीधा आईबीबीआई के पास जाएगी? अरे बेटा अब इंसॉल्वेंसी का केस लेके किसके पास जाएगी? आईबीबीआई। केस लेके, अपील नहीं, शब्द सुनो, केस लेके किसके पास जाएगी? और आईबीबीआई के फेवर में या कोई पर्सन के फेवर में नहीं आता तो अपील किसको करेगी? एनक्लैट को। अब ध्यान से समझ, एनक्लैट कहता है सेक्शन 410, हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। किसके ऑर्डर? एनसीएलटी। 1 जून 2016 को इफेक्ट में आई। एनसीएलटी, ध्यान से सुनना, एनसीएलटी एक एपिलेट ट्रिब्यूनल है। क्या है ये? एपिलेट ट्रिब्यूनल है जो केस सुनता है। किस किस के ऑर्डर पास करे किए गए? एनसीएलटी। किसके? एनसीएलटी। कहाँ लिखा है? अंडर सेक्शन 61 में लिखा है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड, बैंकरप्सी कोड, ये कब से आया है? दिसंबर 2016। इसका मतलब इंसॉल्वेंसी के, ध्यान से सुनना मैं क्वेश्चन क्या कह रही हूँ, इंसॉल्वेंसी के, बस बंद कर रही हूँ, जॉन मत करो, बंद हो रहा है, ये लास्ट टॉपिक है। इंसॉल्वेंसी के जो केसेस हैं बिफोर इंसॉल्वेंसी कोड किसके पास जाते थे? एनसीएलटी के पास। तो केस सॉल्व कौन करता था? एनक्लैट। ऑर्डर उसके अगेंस्ट रखता था तो किसके पास अपील होती थी? एनक्लैट। पर जब इंसॉल्वेंसी बोर्ड आ गया अक्टूबर में, तो बोला गया
कि एनसीएलटी आपका अपील लेके नहीं आएगा, आप खुद अपनी अपील लेके आ सकते हो। और ये कब आया है? दिसंबर 2016 में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्लियर? एनसीएलटी के केस सॉल्व कर सकता है, आईबीबीआई के केस सॉल्व कर सकता है। जो एनसीएलटी आईबीबीआई के केस लड़ रही है वो ऑर्डर भी सॉल्व कर सकता है। भैया जो पहले जब तक आईबीबीआई बोर्ड नहीं आई थी, इंसॉल्वेंसी के केस कौन लड़ता था? तो एनसीएलटी ने आईबीबीआई का जो ऑर्डर निकाला है वो केस भी सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो तीन चीजें हो गई, एक एनसीएलटी के डिस्प्यूट जो एनसीएलटी के ऑर्डर आए हैं, दूसरा एनसीएलटी ने बैंक करेंसी के रिगार्डिंग जो ऑर्डर निकाला है, तीसरा खुद इंसॉल्वेंसी ने जो ऑर्डर निकाला है। ये तीनों की अपील कौन कर सकता है? एनक्लैट के पास आप जाके अपील कर सकते हो। समझ आ रही है तीन चीजें? नहीं आई? अभी लिखती हूँ, नहीं आई तो पूछ लेना, पेपर में क्वेश्चन आता है। एनक्लैट के पास किस किस के ऑर्डर जा सकते हैं? एक तो खुद एनसीएलटी ने जो ऑर्डर दिया, एनसीएलटी के पास जब तक आईबीबीआई बोर्ड नहीं बना था तो इसके भी ऑर्डर होते थे। एक ये ऑर्डर, जब एनसीएलटी ने बोला अब मैं तेरा काम नहीं करूंगा, अब तू अपने बोर्ड से काम करवा, तो इसके भी ऑर्डर किसके पास जा सकते हैं? एनक्लैट के पास जा सकते हैं। 1 2 3। चौथा, कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड भी जो ऑर्डर आएगा उसकी अपील कहाँ जाएगी? एनक्लैट के पास जाएगी। क्लियर? अभी पढ़ा देती हूँ। बोला जाता है कि इंसॉल्वेंसी एक्ट 2002-2011 में आईबीबीआई ने जो ऑर्डर पास करे हैं वो भी एनक्लैट ले सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी अपनी अपील किसके पास लेके जा सकता है? एनक्लैट के पास। वो कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 410 में लेके जा सकता है, एज पर सेक्शन 172 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 विद द इफेक्ट फ्रॉम 26 में 2017। 26 में 2000, बहुत चीजें याद करने के लिए है इसमें, ठीक है? नहीं छोड़ दूं, भारी हो रहा होगा। एनक्लैट 1 जून 2016, एनसीएलटी 1 अक्टूबर 2016। दिसंबर की डेट है कि आईबीबीआई एनक्लैट के पास जा सकता है। कब से? 1 दिसंबर 2016 से। यहीं खत्म करती हूँ, बहुत भारी हो गया, धीरे धीरे करके। क्या एनसीएलटी समझ आ गया सबको? ये एनसीएलटी के क्रक्स नोट्स हैं, लिख लो। और आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट मैंने भेज दी है। लेटेस्ट अमेंडमेंट आ गई है सबके पास, नोट्स भी बन गए हैं। एनसीएलटी अच्छे से करके आना। ये रहे ना, अभी तो लिखवाए हैं, अभी तो लिखवाए हैं। ठीक है जी, जूम वालों कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? एनक्लैट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।